हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आप राजधानी रांची के अलावा आप किस राज्य से हो, कमेंट जरूर करें। झारखंड के मौसम को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। 10 जुलाई से 15 जुलाई तक राज्य के सभी 24 जिलों में वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 10 से 12 जुलाई तक 76% से अधिक इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इन दिनों झारखंड के लगभग सभी जिले मध्यम से भारी बारिश की चपेट में आ सकते हैं। 13 जुलाई को बारिश की तीव्रता में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। इस दिन अधिकतर जिलों में केवल 26 से 50% क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है, जबकि गढ़वा जिले में बारिश की संभावना 25% से भी कम है। वज्रपात को लेकर चेतावनी और भी गंभीर है। 10 से 12 जुलाई तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 12 से 15 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर वज्रपात की आशंका बनी रहेगी। राज्य के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी है। लोगों से अपील है, मौसम की जानकारी लेते रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैया सम्मान योजना में एक बड़ा झोलझाल सामने आया है। झारखंड सरकार की इस योजना का फायदा बिहार और पश्चिम बंगाल की कुल 172 महिलाओं ने फर्जीवाड़े के जरिए उठा लिया। इन महिलाओं ने घाटशिला प्रखंड के छोलागोड़ा गांव का झूठा पता देकर योजना के तहत पैसा हासिल किया। इसमें बिहार के कृष्णगंज जिले के ठाकुरगंज की 40 महिलाएं और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा की 132 महिलाएं शामिल हैं। इन सभी ने कोई वैध दस्तावेज नहीं दिया, फिर भी ऑनलाइन आवेदन करके 3 किस्तों में कुल 9,57,000 रुपए निकाल लिए। हर महिला को 2,500 रुपए की 3 किस्तें मिली, जिन्हें तुरंत निकाल भी लिया गया। अब प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। घाटशिला बीडीओ युनिका शर्मा के निर्देश पर गालूडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। हेंदल जुड़ी पंचायत की तत्कालीन सचिव पुष्पा कुमारी पोद्दार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस घोटाले के बाद विभाग ने 7 जिलों में 77,000 आवेदनों के भौतिक सत्यापन का आदेश दे दिया है। राजनीतिक हलकों में भी हलचल है। भाजपा और झामुमो दोनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। विधायक आदर्श ग्राम योजना सिर्फ कागजों पर ही सजी है। झारखंड सरकार ने वर्ष 2011-12 में इस योजना की घोषणा की और 6 जुलाई 2015 को इसे शुरू भी किया, लेकिन 13 वर्षों बाद भी एक भी गांव आदर्श नहीं बन सका। योजना के तहत 100 गांवों को चुना गया था, जिनमें से अब तक सिर्फ 36 गांवों का डेवलपमेंट प्लान ही जमा हुआ है। हर विधायक को एक गांव चुनना था और 19 आंदोलनकारी गांव भी शामिल किए जाने थे। प्रत्येक गांव के लिए 35 लाख रुपए की राशि तय थी। रांची जिले में सबसे अधिक 13 गांव चुने गए, जिनमें से 11 का प्लान ही बन पाया। हजारीबाग अकेला ऐसा जिला है जहां से 5 गांवों का प्लान जमा हुआ और सरकार से फंड की मांग भी की गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 9 जिलों के 42 गांवों में से 36 का ही प्लान तैयार हुआ है, जबकि बाकी 15 जिलों के 58 गांवों से एक भी प्लान नहीं आया। योजना का उद्देश्य था आजीविका बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, लेकिन हकीकत में विकास सिर्फ फाइलों में कैद है। बोकारो स्थित ईएसएल वेदांता कंपनी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कर्मचारी विष्णु रेड्डी के साथ हुई मारपीट की घटना में पुलिस ने भले ही 8 जुलाई की शाम प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन अब तक एक भी आरोपी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप है कि कंपनी के डिप्टी सीईओ रविश शर्मा, सीएफओ आनंद दुबे, कॉमर्शियल हेड आनंद विजेता और सुरक्षा प्रमुख वेद प्रकाश समेत कई अधिकारियों ने विष्णु को कैबिन में बंद करके बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, जान बचाने के लिए विष्णु को पहले तल्ले से कूदना पड़ा, जिससे उसके दोनों पैर टूट गए और कमर में गंभीर चोटें आईं। वह पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती है। अब आरोप है कि ईएसएल के अधिकारी पीड़ित के पिता श्रीनिवास रेड्डी पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। बुधवार को खुद डिप्टी सीईओ अस्पताल जाकर समझौते का प्रस्ताव देने पहुंचे। विष्णु रेड्डी तेलंगाना के निवासी हैं और 2 वर्षों से ईएसएल के एचआर विभाग में कार्यरत थे। 15 दिन पहले उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया, जिसका उन्होंने खंडन किया था। अब पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए भटक रहा है और कंपनी पर दबाव डालने के आरोप लग रहे हैं। झारखंड के लातेहार से सामने आया है एक सनसनीखेज मामला। कोयला कारोबारियों को खुलेआम धमकी दी है अपराधी राहुल दुबे ने। सोशल मीडिया पर जारी प्रेस विज्ञप्ति में राहुल दुबे ने चंदवा रेलवे साइडिंग में पिछली रात करीब 11:30 पर हुई आगजनी की घटना की जिम्मेदारी ली है। उसने साफ कहा है कि यह हमला उसके गिरोह द्वारा कराया गया है। राहुल दुबे ने चंदवा, बालूमाथ, चतरा और लातेहार के सभी कोयला कारोबारियों को धमकाते हुए कहा, बिना मुझे और प्रदीप गंझू को मैनेज किए अगर कोई काम करेगा तो उसकी खोपड़ी खोल दी जाएगी। उसने कोयला कारोबारी रंजीत गुप्ता को भी चेतावनी दी और कहा, अगर बिना मैनेज किए काम किया गया तो गोली अब घर और परिवार तक पहुंचेगी। इस धमकी ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह की धमकियां सार्वजनिक होकर भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अब देखना है पुलिस इस आपराधिक चुनौती पर क्या कार्रवाई करती है। एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा। कोल्हान क्षेत्र में नक्सली हिंसा की साजिश और लेवी वसूली में राजेश देवगम की भूमिका पक्की हो चुकी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को मिली जानकारी के अनुसार
राजेश देवगम नक्सली गतिविधियों की रणनीति बनाने के लिए बैठकों का आयोजन कर रहा था। वह ठेकेदारों और व्यापारियों से जबरन लेवी वसूलने में भी सक्रिय था। चाईबासा पुलिस ने उसे 24 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद एनआईए ने मामला अपने हाथ में लेते हुए आरसी 02/2024 के तहत एक नया केस दर्ज किया। यह मामला मूल रूप से 5 अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसका कनेक्शन 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा से जुड़ा हुआ है। अब एनआईए ने राजेश देवगम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। उस पर आरोप है कि वह नक्सलियों के लिए हथियारों का प्रबंधन, लेवी कलेक्शन और नक्सली कैडर को पनाह देने जैसे कामों में शामिल था। यह खुलासा नक्सली नेटवर्क की गहराई और उनकी साजिशों की गंभीरता को उजागर करता है। आईपीएस अधिकारियों को अब वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट यानी एपीएआर लिखने के लिए और समय मिल गया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जून थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है। 9 जुलाई को झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वर्ष 2024-25 के एपीएआर लिखने की समय सीमा में विस्तार की घोषणा की है। इस फैसले का उद्देश्य है सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित करना कि अब वे विस्तारित अवधि में अपना मूल्यांकन रिपोर्ट भर सकेंगे। यह विस्तार आईपीएस अधिकारियों को न सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने का अतिरिक्त समय देगा, बल्कि उन्हें अपने वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा करने का भी उचित अवसर मिलेगा। अधिकारियों को कहा गया है कि वे इस समय का सदुपयोग करते हुए समय पर रिपोर्ट जमा करें। झारखंड प्रशासन की यह पहल कार्यकुशलता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। रांची में गुरुवार से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार 10 जुलाई को होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रमुख नेता शामिल हुए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा और मंत्री मुकेश महालिंग ने इसमें हिस्सा लिया है। पश्चिम बंगाल की ओर से वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य बैठक में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस अहम बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुलदस्ता और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। मुख्य मंच पर अमित शाह के एक ओर हेमंत सोरेन और दूसरी ओर मोहन चरण मांझी बैठे हैं। सम्राट चौधरी और चंद्रिमा भट्टाचार्य भी मंच पर उपस्थित हैं। बैठक में कुल 68 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यह बैठक पूर्वी भारत के राज्यों के बीच सामंजस्य, विकास और सुरक्षा को लेकर कई बड़े निर्णयों की उम्मीद के साथ आयोजित की गई है। झारखंड पुलिसमैन्स एसोसिएशन के चुनाव में बड़ी जीत। 10 जुलाई को संपन्न हुए महाधिवेशन में कर्ण कुमार सिंह को प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक धनबाद पुलिस लाइन में आयोजित किया गया था। कर्ण कुमार सिंह और रमेश उराम की टीम ने इस चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर निर्वाचित हुए पदाधिकारियों को एसोसिएशन के सदस्यों ने बधाई दी है और पूरे संगठन में उत्साह का माहौल है। इस चुनाव को झारखंड पुलिसकर्मियों की आवाज और संगठनात्मक मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है। 5 दिनों तक चले चुनावी प्रक्रिया के बाद 10 जुलाई को परिणाम घोषित किए गए, जिसमें कर्ण सिंह की अगुवाई में टीम को भारी समर्थन मिला। अब उम्मीद की जा रही है कि नए नेतृत्व में एसोसिएशन पुलिसकर्मियों की समस्याओं को और बेहतर तरीके से उठा सकेगी और संगठन को मजबूत दिशा देगा। झारखंड में सरकारी अस्पतालों को बड़ी राहत। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम ने 126 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन डॉक्टरों की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए संविदा आधार पर की गई है। एनएचएम ने कुल 219 पदों के लिए प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन फिलहाल 126 विशेषज्ञ चुने गए हैं। बाकी 93 पदों के लिए जल्द ही नई प्रक्रिया शुरू होगी। दिलचस्प बात यह रही कि इन डॉक्टरों के वेतन का निर्धारण बिडिंग मॉडल से किया गया। इसमें इच्छुक डॉक्टरों को यह बताना था कि वे कितने वेतन पर कार्य करना चाहेंगे। सबसे कम वेतन की बोली लगाने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई। अधिकतम वेतन सीमा 3 लाख रुपए प्रति माह तय की गई थी। चयनित डॉक्टरों में शामिल हैं जनरल सर्जन, चेस्ट फिजिशियन, ईएनटी विशेषज्ञ, महिला एवं बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। सेवा का आधार होगा परफॉर्मेंस। अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सेवा विस्तार का मौका मिलेगा। 21 से 70 वर्ष की आयु सीमा वाले डॉक्टर जेआरएम्स वेबसाइट के जरिए आगामी प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। रांची के पंचशील नगर में फिर भरा पानी, सरकारी दावों की खुली पोल। राजधानी रांची के पंडरा क्षेत्र एनएच 75 के किनारे बसा पंचशील नगर एक बार फिर भारी बारिश के कारण जल जमाव से त्रस्त है। पिछले 12 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने सड़क से लेकर घरों तक पानी पहुंचा दिया है। लोग घुटनों तक पानी में रहने को मजबूर हैं। एनएच 75 पर पानी का बहाव इतना तेज है कि स्कूटी, बाइक और ऑटो बीच सड़क पर ही बंद हो रहे हैं। साइलेंसर तक पानी में डूबने से वाहन रुक रहे हैं और लोग फंस जा रहे हैं। स्कूली बच्चे और बुजुर्ग पानी में गिरते हुए देखे गए।
करीब 15 दिन पहले ही जिला प्रशासन और हैहल अंचल के अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण किया था, लेकिन नाला निर्माण और जल निकासी की सारी व्यवस्था फेल साबित हुई है। वाहनों की लंबी कतारें, लोगों में दहशत और प्रशासन की नाकामी, यह आज का दृश्य है पंचशील नगर का। स्थानीय लोग नाराज हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द स्थायी समाधान नहीं हुआ तो वे सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। झारखंड में एएनएम के पदों पर बड़ी भर्ती, तैयारी में जुटे अभ्यर्थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेपीएसएससी ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम के 3181 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह नियुक्तियां नियमित और बैकलॉग पदों के विरुद्ध की जा रही हैं। झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों की जानकारी अभ्यर्थियों को देनी होगी। हालांकि आवेदन की तारीखें और विस्तृत गाइडलाइंस अभी जारी नहीं की गई हैं, लेकिन आयोग ने संकेत दिए हैं कि जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। इस परीक्षा के जरिए राज्य भर के सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में महिला स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। जो अभ्यर्थी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। लातेहार के टोरी कोल साइडिंग पर अपराधियों का तांडव, हाइवा फूंका, ट्रांसपोर्टरों में दहशत। 9 जुलाई की रात लातेहार के टोरी रेलवे कोयला साइडिंग में अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। पहले की फायरिंग, फिर एक हाइवा को आग के हवाले कर दिया गया। हाइवा संख्या ऑडी 09V1907 पूरी तरह जलकर खाक हो गई। 5 दिन के अंदर यह दूसरी बड़ी वारदात है। 6 जुलाई को बारियातू के फुलबसिया रेलवे साइडिंग में भी अपराधियों ने फायरिंग और आगजनी की थी। दोनों घटनाओं के पीछे रंगदारी की मांग को कारण बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही चंदवा थाना प्रभारी रणधीर सिंह मौके पर पहुंचे। इलाके की घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस बीच राहुल दुबे गिरोह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर घटना की जिम्मेदारी ली है। गैंग ने लातेहार, चंदवा, बालूमाथ और चतरा के कोयला कारोबारियों को धमकी दी है, बिना इजाजत काम बंद करो वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने उठाया सहारा पीड़ितों का मुद्दा। रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहारा इंडिया के हजारों निवेशकों की पीड़ा को मुखर रूप से उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सीएम सोरेन ने कहा कि झारखंड में 30,000 से अधिक निवेशकों ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश सहारा इंडिया में किया है, लेकिन उन्हें अब तक अपनी राशि नहीं मिल पाई है। इस मुद्दे को सीएम ने गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी करार दिया और केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। इससे पहले फरवरी महीने में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर सीआईडी थाना में सहारा से जुड़े ई स्कूट रेंटल घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। डीजीपी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक भी हुई थी, जिसमें वारंट जारी कर गिरफ्तारी का निर्णय लिया गया था। इस केस में सपना राय, ओपी श्रीवास्तव, नीरज पाल और संजीव कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है। यह घटनाक्रम सहारा पीड़ित निवेशकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। बिट मेसरा में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन FCMP वेलहेज 25, 3 दिन तक चलेंगी चर्चा। रांची स्थित BIT मेसरा में FCMP वेलहेज 25 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ गुरुवार 10 जुलाई को हो गया। यह 3 दिवसीय आयोजन 12 जुलाई तक चलेगा। इसका आयोजन यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के सहयोग से किया गया है। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में देश और विदेश से 400 से 500 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। शोधकर्ता, अकादमिक विशेषज्ञ, उद्योग जगत के लीडर्स, नीति निर्माता और स्टार्टअप प्रतिनिधि सभी एक मंच पर मौजूद हैं। मुख्य विषय है सस्टेनेबल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज फॉर फूड सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन थ्रू एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। सम्मेलन में होंगे विश्वस्तरीय व्याख्यान, तकनीकी पेपर प्रेजेंटेशन, पैनल डिस्कशन, पोस्टर सत्र, क्विज और औद्योगिक प्रदर्शनी, जहां फूड बायोटेक्नोलॉजी, 3D फूड प्रिंटिंग, माइक्रोबायोम इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों का लाइव प्रदर्शन होगा। उद्देश्य है कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, फोर्टिफाइड फूड को बढ़ावा देना और व्यक्तिगत पोषण की दिशा में नवाचार को प्रोत्साहित करना। देवघर में शुरू हुआ भक्ति और आध्यात्मिकता का महाकुंभ, श्रावणी मेला 2025 का भव्य शुभारंभ। देवघर के दुम्मा क्षेत्र में राजकीय श्रावणी मेला 2025 का शुभारंभ हो गया है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने मंत्रोच्चारण के साथ फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। श्रम मंत्री संजय कुमार यादव, देवघर विधायक सुरेश पासवान और स्थानीय विधायक चुन्ना सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस बार मेला तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है। AI चैटबोट, हेड काउंटिंग सिस्टम, RFID सुरक्षा और QR कोड सुविधा जैसे नवाचारों से कांवरियों को मदद दी जा रही है। 4 सोमवारी वाले इस मेले में पहला सोमवार 14 जुलाई को और आखिरी सोमवारी 4 अगस्त को होगी।
स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत 160 डॉक्टर, 41 एम्बुलेंस और 300 जरूरी दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सुरक्षा के लिए 50 डीएसपी, 1000 से अधिक इंस्पेक्टर एसआई और 11,000 पुलिस बल की तैनाती की गई है। 200 एआई कैमरे, 10 ड्रोन, 730 सीसीटीवी और 6 एएनपीआर कैमरे भी लगाए गए हैं। कांवरियों का प्रस्थान उत्तरवाहिनी गंगा सुल्तानगंज से शुरू हो चुका है। अब देखना है कि भीड़भाड़ वाले सोमवारों पर प्रशासन कैसी व्यवस्था बनाए रखता है। जादूगोड़ा में आफत बनी बारिश, डूबा पुलिया, 3 घर भी जमींदोज। जादूगोड़ा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नरवा पहाड़ यूरेनियम प्रोजेक्ट के छोटे पुलिया को पूरी तरह डुबो दिया है। प्राकृतिक सौंदर्य देखने आने वाले पर्यटक अब इस क्षेत्र से दूरी बना रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विद्या दास ने बताया कि इस वर्ष बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इलाके की नदियां उफान पर हैं और खेतों में लगे धान के बिचड़े सड़ने लगे हैं। किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वहीं दूसरी ओर जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के डोमजुड़ी गांव में बारिश से 3 मकान जमींदोज हो गए हैं। शिबू दास ने किराए के मकान में शरण ली है, जबकि अरुण सिंह और माधव सिंह ने अपने ही बगल के कमरों में आश्रय लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही झामुमो के पंचायत उपाध्यक्ष धरनी दास और सचिव अमित पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने सरकार से जल्द राहत दिलाने का भरोसा दिया है। बारिश का कहर अब जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है और सवाल ये है कि कब मिलेगा लोगों को इससे राहत। जादूगोड़ा में भ्रष्टाचार की दीवार ढही, पहली ही बारिश में उजागर हुआ यूसिल का खेल। यूसिल कॉलोनी में लगातार बारिश ने एक बार फिर निर्माण कार्यों में हुए घोटालों की पोल खोल दी है। गुरा नदी से सटी करोड़ों की लागत से बनी चहारदीवारी बीती रात भरभराकर गिर गई। यह दीवार महज 1 वर्ष पहले तैयार की गई थी और पहली ही बरसात में ढह गई। घटिया निर्माण और कमीशनखोरी की यह जीती जागती मिसाल अब लोगों की सुरक्षा पर भी खतरा बन गई है। दीवार गिरने के बाद कॉलोनी पूरी तरह असुरक्षित हो गई है। अब असामाजिक तत्वों और चोरों के लिए यूसिल कॉलोनी में घुसपैठ का खुला रास्ता बन गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण के समय ही दीवार की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन यूसिल प्रबंधन ने अनसुना कर दिया। अब देखना यह है कि प्रशासन इस भ्रष्टाचार पर क्या सख्त कार्रवाई करता है या फिर हमेशा की तरह फाइलों के नीचे दबा दिया जाएगा यह मामला। बरसात ने सिर्फ दीवार नहीं गिराई, नकली विकास की सच्चाई भी उजागर कर दी है। लातेहार से एक मार्मिक खबर। तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे युवक की मौत, शव लाने में मदद बना मानवीय उदाहरण। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत पेशरार पंचायत के होशिर गांव निवासी लालू यादव की तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में काम के दौरान मौत हो गई। खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लालू की पत्नी मनोरमा देवी के सामने सबसे बड़ी चिंता थी, पति का पार्थिव शरीर गांव तक कैसे लाया जाए। 3 बच्चों की मां मनोरमा की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। उसने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई। मामला जब झामुमो प्रवक्ता सुशील कुमार यादव और विलास यादव तक पहुंचा तो उन्होंने श्रम अधीक्षक दिनेश भगत से संपर्क किया। उपायुक्त के निर्देश पर श्रम अधीक्षक ने तत्परता दिखाते हुए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर की। यह राशि तुरंत मनोरमा देवी को प्रदान की गई ताकि पति के शव को सम्मानपूर्वक गांव लाया जा सके। इस मदद से न केवल एक दुखी परिवार को राहत मिली, बल्कि यह प्रशासन की संवेदनशीलता और मानवीय चेहरे को भी सामने लाता है। स्थानीय लोग इस त्वरित कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। रांची में जलजमाव की मार, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की बदहाल तस्वीर। राजधानी रांची में मानसून की बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। शहर के अधिकांश इलाकों में जलजमाव की स्थिति है, लेकिन सबसे अधिक परेशानी रांची रेलवे स्टेशन और पटेल चौक स्थित सरकारी बस स्टैंड पर देखने को मिल रही है। बस स्टैंड पर सही ड्रेनेज नहीं होने से घुटनों तक गंदा पानी भर जाता है। यात्री टिकट लेने और बस में चढ़ने के लिए इसी पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। कई बार लोग फिसलकर घायल हो जाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि नालियों की समय पर सफाई नहीं होती, जिससे थोड़ी सी बारिश में भी हालात बिगड़ जाते हैं। उधर रेलवे स्टेशन के बाहर भी यही हाल है। स्टेशन से बाहर निकलते ही यात्रियों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। फुटपाथ की दुकानें और फूड स्टॉल गंदे पानी में ही ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं। बदबू, मच्छर और बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोग नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। देवघर श्रावणी मेला 2025 में पहली बार ड्रोन शो दिखेगा। डिजिटल और भक्ति का अद्भुत संगम। भक्ति, आस्था और आध्यात्मिकता के प्रतीक देवघर श्रावणी मेला 2025 में इस बार तकनीक का भी चमत्कार देखने को मिलेगा। इस वर्ष मेला पूरी तरह डिजिटल और हाईटेक स्वरूप में आयोजित किया गया है, जहां पहली बार श्रद्धालु ड्रोन शो का अद्भुत नजारा देख सकेंगे। ड्रोन शो हर शाम 7:30 बजे के बाद बाबा मंदिर परिसर से 5 किलोमीटर के दायरे में नजर आएगा। शो में ध्वनि और प्रकाश का अद्वितीय मेल होगा, जिसमें आकाश में त्रिशूल, शिवलिंग, गंगा की धारा और बाबा बैद्यनाथ मंदिर की आकृति बनती नजर आएगी। श्रद्धालुओं को भारत की सांस्कृतिक झलकियों से भी रूबरू कराया जाएगा, जिससे मेला एक आध्यात्मिक डिजिटल अनुभव में बदल जाएगा।
इसके अलावा मेला क्षेत्र में एआई आधारित निगरानी, ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी, शटल सेवा, क्यूआर कोड सूचना केंद्र, आरएफआईडी ट्रैकिंग और चैटबॉट हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई हैं, जिससे लाखों कांवड़ियों की यात्रा और भी सुगम, सुरक्षित और भक्ति पूर्ण बन सके। गिरिडीह में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन, जनता की समस्याओं का बनेगा समाधान केंद्र के राजू। गुरुवार को गिरिडीह में झारखंड कांग्रेस को नई ऊर्जा मिली जब प्रदेश प्रभारी के राजू ने जिला कांग्रेस के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह भवन सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं का ठिकाना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं के समाधान का केंद्र बनेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इसे गुरु पूर्णिमा के दिन कांग्रेस के लिए शुभ संकेत बताया। उन्होंने भरोसा जताया कि गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में पार्टी फिर से मजबूत होकर उभरेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कार्यालय को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम समर्पित बताया और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता चंदा जुटाकर कार्यालय बनाते हैं, जबकि भाजपा जनता की जमीन हड़पकर। डॉ अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासियों का सच्चा हितैषी बताया और कहा कि कांग्रेस उनकी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिससे माहौल पूरी तरह राजनीतिक ऊर्जा और संगठनात्मक उत्साह से भरा रहा। जेपीएससी रिजल्ट पर संकट, जांच और शिकायतों ने फिर रोकी प्रक्रिया, सरकार ने मांगी बिंदुवार रिपोर्ट। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा 2023 जेपीएससी का रिजल्ट एक बार फिर विवादों के कारण अटक गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की शिकायत, राज्यपाल की अनुशंसा और अभ्यर्थियों की आपत्तियों के बाद अब राज्य सरकार ने भी हस्तक्षेप किया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने जेपीएससी को पत्र भेजकर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में कथित अनियमितताओं पर बिंदुवार रिपोर्ट देने को कहा है। राजभवन की ओर से आयोग को पारदर्शिता सुनिश्चित करने की सख्त अपेक्षा जताई गई है। गौरतलब है कि 11वीं से 13वीं संयुक्त परीक्षा में चयनित 864 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अंतिम परिणाम तैयार होने के बावजूद विभिन्न स्तरों पर जारी जांच और कानूनी अड़चनों के कारण इसकी घोषणा रोक दी गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है, फिर भी कुछ अभ्यर्थी अब डबल बेंच में अपील की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों में बेचैनी और असमंजस का माहौल है और वे आयोग से पारदर्शिता के साथ शीघ्र परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे गंगाराम अस्पताल, शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। दिल्ली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संरक्षक शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने शिबू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और डॉक्टरों से इलाज की प्रगति के बारे में भी चर्चा की। इस मौके पर राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी विस्तृत बातचीत की। हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी व गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। तीनों ने मिलकर शिबू सोरेन की स्वास्थ्य स्थिति पर विचार विमर्श किया। गौरतलब है कि 80 वर्षीय शिबू सोरेन की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक सभी ओर से दुआएं दी जा रही हैं। विभिन्न दलों के नेताओं ने भी शिबू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उन्हें एक मजबूत और प्रेरणा स्रोत नेता बताया है। सीएम हेमंत सोरेन ने किया सहकारी संघवाद की भावना से आगे बढ़ने का आह्वान, केंद्र के समक्ष रखी 31 मांगे। रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहकारी संघवाद की भावना से आगे बढ़ना जरूरी है। बैठक में सीएम सोरेन ने 31 प्रमुख मांगें केंद्र सरकार के समक्ष रखीं। इनमें कोल कंपनियों से 1.40 लाख करोड़ रुपए की लंबित रॉयल्टी की तत्काल वसूली, 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 100-500 प्रतिमाह देने वाली मैया सम्मान योजना, ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना और रांची मेट्रो परियोजना को शीघ्र शुरू करने जैसी मांगें शामिल हैं। अन्य मांगों में पर्यटन और ग्रामीण विकास, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा, डीएमएफटी नीति में सुधार, स्थानीयों को रोजगार में प्राथमिकता तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार को लेकर केंद्र से सहयोग की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के विकास की रफ्तार को गति देने के लिए ये कदम बेहद आवश्यक हैं और इसमें केंद्र की भूमिका निर्णायक होगी। झारखंडी संस्कार का अद्भुत उदाहरण, सीएम हेमंत सोरेन ने अमित शाह को किया जोहार से स्वागत। रांची पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जिस झारखंडी परंपरा और विनम्रता से स्वागत किया, वह चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर इस दृश्य की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन अतिथि के स्वागत में जोहार, हाथ जोड़कर अभिवादन और अंगवस्त्र भेंट करते नजर आ रहे हैं। मंत्री दीपक बिरुआ ने भी पोस्ट कर लिखा,
ये है झारखंडी संस्कार, हम सभी को करते हैं सर झुकाकर जोहार। उन्होंने आशा जताई कि अमित शाह के सहयोग से राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री के इस आतिथ्यपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार को लोगों ने झारखंडी संस्कृति की एक सजीव झलक बताया है। अमित शाह के साथ मंच पर जाने से पहले सीएम 2 कदम पीछे चलते नजर आए, जो उनके सम्मान भाव को दर्शाता है। यह दृश्य सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि झारखंड के नेता किस तरह संस्कार, संस्कृति और विनम्रता को अपने व्यवहार में आत्मसात किए हुए हैं। धनबाद। कोल इंडिया में नियुक्ति की मांग तेज, आईडीओआ के बैनर तले माइनिंग अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। धनबाद में गुरुवार को माइनिंग अभ्यर्थियों ने ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल्स एसोसिएशन आईडीओआ के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कोल इंडिया मुर्दाबाद और रोजगार दो या मौत दो जैसे नारे लगाते हुए केंद्र सरकार और कोल इंडिया प्रबंधन के प्रति नाराजगी जताई। एडीओआ के महासचिव आर के तिवारी ने कहा कि कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों में 5000 से अधिक संवैधानिक पद माइनिंग सरदार, ओवरमैन आदि खाली हैं, जिन्हें चार्ल्स विंग स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के अनुसार तत्काल भरा जाना चाहिए। उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट धारकों को नियुक्तियों में शामिल करने, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट और हर वर्ष नियमित बहाली की मांग की। अभ्यर्थियों ने 4 सूत्री मांग पत्र खान सुरक्षा महानिदेशालय डीजीएमएस के माध्यम से कोयला मंत्रालय व कोल इंडिया अधिकारियों को सौंपा। माइनिंग छात्र मोहम्मद जिशान ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से कोल इंडिया ने फ्रेशर वैकेंसी नहीं निकाली है। साड एडीओआ ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो 31 जुलाई को डीजीएमएस कार्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास, पेसा कानून सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को रांची प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि यह एक स्नेहिल भेंट रही, जिसमें झारखंड के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। रघुवर दास ने अपने पोस्ट में झारखंड में पेसा कानून लागू न होने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विदेशी धर्म के दबाव में राज्य सरकार पेसा कानून को लागू करने से कतरा रही है, जबकि यह कानून ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त और स्वशासी बनाएगा। उन्होंने बताया कि पेसा कानून लागू होने पर ग्राम सभा को बालू घाट, तालाब, वनोपज जैसे संसाधनों पर अधिकार मिलेंगे, जिससे न केवल आमदनी बढ़ेगी बल्कि संसाधनों की लूट पर भी अंकुश लगेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार से लगभग 1400 करोड़ रुपए का फंड ग्राम विकास के लिए मिल सकता है। पूर्व सीएम ने जोर देकर कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा तथा ग्रामीण स्वराज के लिए पेसा कानून का लागू होना अत्यंत आवश्यक है। शराब घोटाला। विनय सिंह को मिली सशर्त अग्रिम जमानत, कोर्ट ने लगाई विदेश यात्रा पर रोक। रांची। झारखंड में शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में नेक्स्ट जेन कंपनी के मालिक विनय कुमार सिंह को कोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने उन्हें बिना अनुमति विदेश यात्रा पर रोक, मोबाइल नंबर और पता नहीं बदलने, जांच में सहयोग देने और साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करने जैसी शर्तों के साथ राहत दी है। विनय सिंह को एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने 30 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनका शराब व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है और न ही वे प्राथमिकी में नामजद हैं। एसीबी की दलील थी कि याचिकाकर्ता पूछताछ से बच रहे हैं और जांच में उनकी भूमिका पाई गई है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है और वह नामजद अभियुक्त भी नहीं है। इन तथ्यों के आधार पर उन्हें सशर्त जमानत दी गई है। देवघर में सावन के दौरान मांस मछली की बिक्री पर रोक, प्रशासन का आदेश। देवघर। पवित्र सावन माह की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है, जो 9 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के माध्यम से जल चढ़ाने पहुंचते हैं। धार्मिक आस्था और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए देवघर जिला प्रशासन ने पूरे सावन महीने मांस मछली की बिक्री और पशु वध पर रोक लगा दी है। नगर आयुक्त रोहित सिन्हा द्वारा इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आदेश के तहत देवघर नगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मांसाहारी उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदारों या व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम धार्मिक वातावरण की पवित्रता बनाए रखने और शिव भक्तों की भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। झारखंड पुलिस खरीदेगी अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण, नक्सल और संगठित अपराधों पर कसेगा शिकंजा। रांची। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य में नक्सली हिंसा और संगठित अपराधों पर नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। 8 जुलाई को इसके लिए टेंडर जारी किया गया है। इन उपकरणों की खरीद से न केवल आईईडी, बारूदी, सुरंग जैसी घातक चुनौतियों से निपटना आसान होगा, बल्कि पुलिस बल की निगरानी क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। प्रमुख उपकरणों में शामिल हैं आरएसपी, रेंडर सेफ प्रोसीजर।
यह डिवाइस विस्फोटकों को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के निष्क्रिय करने में सक्षम है, जिससे बम निरोधक दस्ते की जान का जोखिम घटेगा। हुक एंड लाइन सेट। रिमोट से संचालित यह उपकरण दूर से ही विस्फोटकों को निष्क्रिय करने में मदद करता है। सर्विस प्रिज्मेटिक लिक्विड कंपास। यह ग्रेडेड कंपास जमीन में छिपे विस्फोटकों की सटीक गहराई और दिशा बताने में सक्षम है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह पहल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को नई तकनीकी धार देगी और नक्सल मोर्चे पर कार्रवाई को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाएगी।